101वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। देखिए, नागालैंड राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद धनसारी शोकवी रेलवे लाइन पर अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। यह रेलवे स्टेशन जो है धनसारी शोकवी रेलवे लाइन पर है। इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है शोकवी रेलवे स्टेशन है। तो शोकवी जो है नागालैंड का दूसरा स्टेशन है। इससे पहले यहाँ पर 1901 में दीमापुर रेलवे स्टेशन खोला गया था। तो दीमापुर जो है नागालैंड का पहला रेलवे स्टेशन है और शोकवी यहाँ का दूसरा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 102वां प्रश्न है, अमेठी जिले का गठन हुआ था 2002 में, 2007 में, 2010 में, 2015 में। देखिए, अमेठी यूपी का 72वां जिला था जो 1 जुलाई 2010 को तत्कालीन सुल्तानपुर जिले की 3 तहसील अर्थात अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना और तत्कालीन रायबरेली जिले की 2 तहसीलों सलोन और तिलोई को मिलाकर बनाया गया था। उस समय इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखा गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर अमेठी कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 103वां प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चक्रवात एक बड़े पैमाने की वायु राशि है जो निम्न वायुमंडलीय दबाव वाले एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। चक्रवाती केंद्र सबसे कम वायुमंडलीय दबाव वाला क्षेत्र होता है और वायु जो है चक्रवात के केंद्र में उतरती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? स्थानीय तूफान, राज्य आम्रवर्षा, कर्नाटक, ब्लॉसम सरोवर, मणिपुर, नॉर्वेस्टर, पश्चिम बंगाल, लू, तमिलनाडु। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आम्रवर्षा गर्मियों के अंत में मानसून पूर्व वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से इसे आम्रवर्षा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये आमों की फसल को जल्दी पकने में मदद करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। ब्लॉसम सरोवर बौछार से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफी के फूल खिलते हैं। तो ब्लॉसम सरोवर का संबंध केरल राज्य से है, न कि मणिपुर से। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नॉर्वेस्टर की बात करें तो नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल और असम में शाम के समय भयानक तूफान के रूप में आते हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति को बैसाख महीने की आपदा यानी काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला सही है। लू की बात करें तो देखिए, लू उत्तरी मैदानों में चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है। तो इसका संबंध तमिलनाडु से नहीं है बल्कि उत्तर भारत से है। तो यहां पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो सही आंसर है आपका डी वाला, 1 तथा 3। 105वां प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। कारण, भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पर आपका कथन बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। कारण की बात करें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। तो यहां पर आपका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। 106वां प्रश्न है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 107वां प्रश्न है, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। देखिए, पश्चिम सेती विद्युत परियोजना 750 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, नेपाल।
108वां प्रश्न है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। देखिए, पनामा नहर की बात करें तो पनामा जो है ये प्रशांत और हिंद महासागर को नहीं बल्कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। देखिए, यह जो नहर है इसका निर्माण कार्य अगस्त 1914 में पूरा हुआ था और इसे 15 अगस्त 1914 को खोला गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। तो सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, केवल 2। 109वां प्रश्न है, अभिकथन विश्व के प्रमुख गर्म स्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित हैं। कारण पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका अभिकथन गलत है। विश्व के प्रमुख गर्म स्थल जो हैं ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में नहीं बल्कि पश्चिमी भाग में स्थित हैं। तो यहां पर आपका अभिकथन गलत है। यहां पर आपका कारण बिल्कुल सही है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति होती है। इसकी वजह से वायु जो होती है वो स्थिर रहती है, और वायु जब स्थिर रहती है तो बादलों का निर्माण नहीं हो पाता है, और बादलों का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं होगी। इसी वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। आंसर होगा आपका डी वाला, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। 110वां प्रश्न है, सूची 1 में संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में संबंधित राज्य है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? झारखंड, तमिलनाडु, मणिपुर, छत्तीसगढ़। झारखंड किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 112वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़। देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 113वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 11, 5, 8, 9। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। देखिए, यह एक्सप्रेस वे जो है 6 लेन एक्सप्रेस वे है जो गाजीपुर सिटी को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। यह एक्सप्रेस वे यूपी के 9 जिलों से गुजरता है। इन 9 जिलों में लखनऊ, बाराबांकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 114वां प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर। गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और ये बलिया जिले से बाहर निकलती है। यानी बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया जिले से यूपी से बाहर निकलती है। गंगा नदी जो है यूपी के 28 जिलों से होकर जाती है और गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई जो है आपके यूपी में ही है। यूपी में गंगा नदी की लंबाई जो है लगभग 1000 किलोमीटर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 115वां प्रश्न है, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। रबड़ उत्पादक देशों की बात करें तो थाईलैंड जो है विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। थाईलैंड जो है पहले स्थान पर आता है। थाईलैंड अकेले ही विश्व की लगभग 35% प्राकृतिक रबड़ का आपूर्ति करता है। थाईलैंड के बाद जो है इंडोनेशिया का नंबर आता है। इंडोनेशिया के बाद वियतनाम का नंबर आता है और वियतनाम के बाद भारत का नंबर आता है। चूंकि यहां पर आपको आरोही क्रम में लगाना है तो आरोही का मतलब सबसे छोटा और उससे बड़ा। तो आपका सही आंसर होगा 1, 3, 2, 4
यानी आंसर है आपका सी वाला। एक 116वां प्रश्न है, सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं और सूची 2 में स्थल है। बांके बिहारी मंदिर, देखिए बांके बिहारी मंदिर जो है वृंदावन में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर जो है ये मथुरा में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है। राम जन्मभूमि मंदिर जो है ये अयोध्या में है। तो आपका सही आंसर होगा 2 4 1 3, यानी आंसर है आपका ए वाला। 117वां प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? स्वतंत्र भारत में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए भारत में पहली बार वर्ष 1931 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की गई थी, जबकि स्वतंत्र भारत में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली बार वर्ष 2011 में की गई। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत जो जनगणना के आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं है बल्कि गोपनीय माने गए हैं। वहीं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं उनके विषय में कोई गोपनीयता नहीं है। यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की वेबसाइट है, वहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े हैं वो कोई भी विभाग या कोई भी जो संस्था है इनका उपयोग करके संबंधित वर्गों को लाभ पहुंचा सकती है या फिर इस आंकड़ों को प्रतिबंधित कर सकती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन यहां पर सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, केवल एक। 118वां प्रश्न है, सूची 1 में बांध दिए गए हैं, सूची 2 में नदी है। न्यूरेक जो है ये वक्स नदी पर है। ग्रैंड कुली जो है कोलंबिया नदी पर है। असवान जो है ये नील नदी पर है। करीबा जो है जाम्बेजी नदी पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 119वां प्रश्न है, सूची 1 में घास भूमि दी गई है और सूची 2 में संबंधित देश है। विल्ड, देखिए घास भूमियों को दक्षिण अफ्रीका में विल्ड कहा जाता है। पुस्ताज जो है ये हंगरी में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। 120वां प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। वे उतले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहां जल साफ होता है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियां महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग हैं। प्रवाल भित्तियों को महासागर का वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में बहुतायत में पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रवाल भित्तियां उतले उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में होती हैं जहां समुद्र का जल साफ होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। देखिए अमेजन प्रवाल भित्ति नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका चौथा वाला सही है। प्रवाल भित्तियां महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग हैं, हालांकि वे समुद्री वनस्पतियों और जीवों का 25% प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहां पर आपका चौथा वाला सही है। यहां पर आपका केवल तीसरा वाला गलत है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा 120 का सी वाला, केवल 1 2 तथा 4। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? देवरिया, मंडला, श्रावस्ती, रीवा। हाल ही में एमपी का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। मंडला जिला में आदिवासी बहुलता है, यानी यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर सन 2020 में जिला प्रशासन ने यहाँ के निवासियों को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए एक अभियान चलाया था और इसी अभियान के तहत ये जिला जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 122वां प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी किनारे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यमुना नदी किनारे 583 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जो लागत रखी गई है वो 583 करोड़ रखी गई है, ना कि 200 करोड़। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए, आगरा शहर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए यहाँ पर एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस त्रिपक्षीय समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में उत्तर प्रदेश जल निगम, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और मैसर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 123वां प्रश्न है, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। ओस तब बनता है जब किसी वस्तु का तापमान ओसांक से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, ओस बनने के लिए आसमान का साफ होना जरूरी है। अगर आसमान में बादल हैं तो ऐसे में क्या होगा, जो स्थलीय विकिरण है वो बादलों से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौट आएगा और जब वो विकिरण जो है पृथ्वी की ओर लौट आएगा तो ऐसे में क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, यानी पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाएगा और पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मतलब ये है कि ओस नहीं जम पाएगी। तो मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नदी गुजरती है, गंगा, अनूप शहर, रामगंगा, बरेली, यमुना, बागपत, सरयू, सुल्तानपुर। देखिए, गंगा जो है 28 जिलों में अनूप शहर से भी गुजरती है। अनूप शहर का मतलब है बुलंदशहर। तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है। रामगंगा जो है मुरादाबाद और बरेली से गुजरती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत से गुजरती है। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है। देखिए, सरयू जो है, सरयू अयोध्या और गोला से गुजरती है, यानी अयोध्या से और गोला से जो है सरयू गुजरती है। वहीं सुल्तानपुर से जो है गोमती गुजरती है, ना कि सरयू। तो सुल्तानपुर से गोमती जा रही है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। एक 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थानांतरण कृषि, क्षेत्र या राज्य? झूम, पश्चिमी घाट, बाल्ट्रे, मध्य प्रदेश, पूनम, ओडिशा, खिल, हिमालय क्षेत्र। देखिए, झूम खेती जो है यहां पे पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि को किस क्षेत्र या राज्य में उसे किस नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। भारत का जो उत्तर पूर्वी रीजन है इसमें इसको झूम के नाम से जाना जाता है। बाल्ट्रे जो है, बाल्ट्रे के नाम से इसको राजस्थान में जाना जाता है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो आपका ए वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है। पूनम के नाम से इसको केरल में जाना जाता है, यानी केरल में स्थानांतरित कृषि को पूनम कहा जाता है। तो यहां पर आपका सी वाला भी गलत है। यहां पर आपका डी वाला सही है। हिमालय रीजन में इसको खिल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 126वां प्रश्न है, निक्स्टामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है नैनो यूरिया को तेजी से अपनाने के लिए नियोजित तकनीक को, कैंसर कोशिकाओं के इलाज के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करके प्रभावी दवा वितरण की एक विधि को, मेसोअमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को, अंतिम संस्कार के प्रयोजनों के लिए नियोजित एक उत्सर्जन विधि को। देखिए, निक्स्टामलाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मेसोअमेरिका के प्राचीन लोग, जैसे माया सभ्यता के लोग जो हैं, ये मक्का को एक
क्षारीय घोल में भिगोकर पकाते थे और इसे अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और गैर विषैला बनाते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी मेसोअमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ये विधि है। तो आंसर है आपका सी वाला। 127वां प्रश्न है, नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? जल का शुल्क ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा। वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी दे होगा। देखिए, यूपी की कैबिनेट ने अगस्त 2022 में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी है। इसके तहत अब विकास प्राधिकरणों को योजनाओं में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जल शुल्क देना होगा। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। देखिए, गौरतलब बात यह है कि पहले जो है लखनऊ और बनारस जैसे शहरों में जल शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इसमें लिया जाएगा। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सी वाला बिल्कुल सही है। जल शुल्क जो है ये विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा। तो यहां पर आपका सी वाला सही है। डी वाला भी यहां पर सही है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी दे होगा। तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर आपका केवल बी वाला गलत है। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 128वां प्रश्न है, मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 100 से 120 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर, 50 से 90 किलोमीटर। मध्यमंडल समताप मंडल और तापमंडल के बीच 50 से 90 किलोमीटर के बीच के वातावरण का क्षेत्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। देखिए, मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। 129वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देश श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का क्षेत्रफल 61,864 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल की बात करें तो नेपाल का क्षेत्रफल 1,43,350 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव का क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भूटान का क्षेत्रफल जो है 38,140 वर्ग किलोमीटर है। तो आपका यहां पर सही क्रम होगा 2, 1, 4, 3। आंसर है आपका बी वाला। 130वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। देखिए, समताप मंडल का उपयोग विमानन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि मौसम की गतिविधियों की अनुपस्थिति के कारण यह परत उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 131वां प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऊषा प्रेमवदा, नदुला गर्ग, डॉक्टर असगर वजाहत, चित्रा मुदगल। 31वां व्यास सम्मान हिंदी के लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया है। यानी इन्हें ये सम्मान जो है इनके नाटक महाबली के लिए मिला है। डॉक्टर असगर वजाहत को 2014 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। वहीं इन्हें 2009-10 में हिंदी अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार घोषित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 132वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया? तृप्ति महौर, मनीष कुमार, खुर्शीद अहमद, हिमांशु पाठक। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देश भर के 40 शिक्षकों की सूची में यूपी के केवल एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यूपी के देवरिया जिले के सहवा क्षेत्र के कंपोजिट स्कूल के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, केवल थर्ड। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? क्यूम्यूलोनिम्बस, क्यूम्यूलस, निम्बोस्ट्रेटस, सिरोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस बादल काले धूसर और आकृतिहीन परतों वाले बादल हैं जो सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त मोटे होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला।
134वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है? राधाकुंड झील, कीठम झील, बघेलताल, बखीरा झील। बखीरा झील संत कबीरनगर जिले में स्थित है और यह बखीरा पक्षी अभयारण्य से घिरी हुई है। इसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। बघेलताल झील जो है यह बहराइच जिले में स्थित है, यानी ये यूपी के बहराइच जिले में है। राधाकुंड झील जो है ये मथुरा में गोवर्धन के पास स्थित है। राधाकुंड झील जो है मथुरा में स्थित है। कीठम झील को सूर सरोवर झील के रूप में भी जाना जाता है और कीठम झील या सूर सरोवर झील जो है आगरा में स्थित है। तो आपका यहां पर सही आंसर है डी वाला। 135वां प्रश्न है, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संकरण है? सिंधु और मालदा, नीलम और दशहरी, प्यारी और चौसा, केसर और अल्फांसो। देखिए 1971 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा आम की दशहरी और नीलम किस्म के संकरण से आम की आम्रपाली किस्म विकसित की गई। तो आम्रपाली जो किस्म है ये नीलम और दशहरी का संकरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 136वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और इसे रखने को वैध घोषित किया है? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। देखिए थाईलैंड में मारिजुआना यानी गांजा रखना और उसकी खेती करना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि थाईलैंड ने इसको वैध घोषित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 137वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? एटा, मिर्जापुर, झांसी, मेरठ। देखिए 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में यूपी के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है, इसलिए चर्चा में रही हैं। तो रूपल चौधरी जो है यूपी के मेरठ जिले से बिलोंग करती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 138वां प्रश्न है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? 43%, 38%, 27%, 24%। देखिए भारत की भूमि का लगभग 43% भाग मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। वहीं देश की कुल सतह का 30% भाग जो है पर्वतों से घिरा हुआ है और 27% भाग जो है यह पठारी है। ये 27% भाग में पठार है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा ए वाला। 139वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदान में देखा जा सकता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जलोढ़ मृदा समग्र रूप से बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने का पर्याप्त अनुपात होता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहनी फसलों के विकास के लिए आदर्श और मानक स्थिति प्रदान करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। जलोढ़ मृदा पूर्वी तटीय मैदानों, विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 140वां प्रश्न है, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मध्य एशिया में स्थित पामीर पठार को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे दूरस्थ पहाड़ हैं। पामीर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है इस्माइल सोमानी है, यानी इस्माइल सोमोनी जो है पामीर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि पामीर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बता देंगे ये इस्माइल सोमोनी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। अक्सर जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ना कि दक्षिण कोरिया को। तो जापान को जाना जाता है, ना कि दक्षिण कोरिया को। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, केवल 1। 141वां प्रश्न है, सूची 1 में रामसर स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित राज्य हैं। तंपारा झील, देखिए तंपारा झील जो है ये उड़ीसा राज्य में है।
यशवंत सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठाणे क्रीक जो है ये महाराष्ट्र में है। चित्राकुंडी बच्ची अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, 3 2 1 4। 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, चंदौली। देखिए, अलीगढ़ को तालों के शहर के रूप में जाना जाता है। अलीगढ़ में सबसे ज्यादा तालों का काम होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 143वां प्रश्न है, अवनलिका पर्दन संबंधित है वायु से, लाइम से, जल से, चराई से। अवनलिका पर्दन जो है जल से संबंधित है। देखिए, जब जल ढलानों से गिरता है, खड़ी ढलान से गिरता है, तो जो मिट्टी की जो परतें होती हैं उनमें गहरी गहरी नालियां हो जाती हैं। तो इसे अवनलिका पर्दन कहा जाता है। आपके जो चंबल के उत्खात भूमि है वो अवनलिका पर्दन का अच्छा उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 144वां प्रश्न है, सूची 1 में बांध या परियोजना दी गई है और सूची 2 में नाम नहीं है बल्कि यहां पर स्थान आएगा। सूची 2 में स्थान दिया गया है। राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना जो है ये ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध परियोजना जो है झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। मूसाखड्ड बांध परियोजना जो है चंदौली जिले में कर्मनासा नदी पर स्थित है। कन्हर बांध जो है सोनभद्र जिले में कन्हर नदी पर स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 4 2 3 1। आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 145वां प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन, सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास, सरकारी और निजी प्रबंधन कंपनियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 146वां प्रश्न है, भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती हैं। भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भारत गौरव योजना की स्टार्टिंग नवंबर 2021 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत टूरिस्ट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए थीम बेस्ड सर्किट ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत निजी कंपनियां और IRCTC दोनों ही जो है ट्रेनों का संचालन करेंगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती हैं, जो कि गलत है। यानी इसमें निजी कंपनियां और IRCTC दोनों ही शामिल हैं। अब यहां पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर ए वाला, केवल एक। 147वां प्रश्न है, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित करने की योजना बना रही है। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल से लैस करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? श्योक, गिलगित, जास्कर, स्पीति। श्योक नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम रेमो ग्लेशियर में है और यह नदी उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है और गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 149वां प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? त्रिची, प्रयागराज, विजयवाड़ा, भोपाल। देखिए, 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा त्रिची में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था।
तो आपका सही आंसर है ए वाला। भारत में केला उत्पादन की स्थिति देखें तो केला उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर आता है। आंध्रा के बाद सेकंड स्थान पर गुजरात आता है और थर्ड स्थान पर आपका केला उत्पादन में महाराष्ट्र आता है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा ए वाला। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? रूस, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, इराक। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये सभी देश जो हैं कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। रूस जो है कैस्पियन सागर की सबसे उत्तरी तट से जुड़ा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान जो है कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपका एक और दो सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, केवल 1 तथा 2। इसी के साथ आपका जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।